उनको लगता है कि जो लीडर्स हैं वो सबसे अच्छे हैं, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर उनका लीडर एक मर्डरर हो, एक करप्ट पॉलिटिशियन हो, फिर भी वो कहेंगे कि हमारा जो लीडर है वो सबसे अच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, यहाँ पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं, इनकी टेन्योर 5 ईयर्स की होती है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ये बेसिकली यूपीएससी जो एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से निकल कर आते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। तो टिंकू बेचारा परेशान था, एक तरफ तो उसकी बीवी कह रहे थे कि एलपीजी का सिलेंडर लेकर आओ, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसे ये सिलेंडर्स नहीं दे रहे थे। थक हार कर क्या करता है कि टिंकू जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास में और वहां पर से एक लीडर को पकड़ता है। तो अगर हम लोग जनरल इलेक्शंस की बात करें तो हमारे पास कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, 543। तो 1 2 3 4 करते करते हम आ जाएंगे और 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज बना देंगे यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपने ही चैनल में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टीज, और इसका हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1, व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. तो अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर हमें पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर जगह दिखाई देते हैं, या उनसे रिलेटेड चीज़ें हमें हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती। हो सकता है कि उनके पोस्टर्स कहीं पर नज़र आ जाए, हो सकता है कि उनके कहीं पर कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं वो हमें देखने के लिए नज़र आ जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा विजिबल हैं, यानी कि ये हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इज इक्वल टू डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ही डेमोक्रेसी है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are that they would know something about our political parties. तो अगर आप गांव के इलाकों में चले जाएं और वहां पर आप जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बात करें तो पता चलेगा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता है, नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, कि फेडरल सिस्टम क्या होता है सरकार में, उनको ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं पता होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होता है। तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा या कुछ भी पता नहीं होगा। लेकिन चांसेस ऐसे हैं कि इन सब चीज़ों को ना जानने के बावजूद भी वो ये ज़रूर जानते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं जानते हैं तो उनके जो चुनाव चिन्ह हैं, उनके जो सिंबल्स हैं, उनको वो जरूर जानते होंगे। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो हर जगह दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर है। हो सकता है कि उनके चुनाव चिन्ह, उनके पोस्टर्स, उनके बैनर्स
बहुत सारे जगह पे दिखाई दें, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि वो पॉपुलर हों। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि लोग उसे पसंद करते हों। मोस्ट पीपल tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political division. तो हमारे देश में देखेंगे या आम तौर पे हम लोगों को देखेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बहुत ही क्रिटिकल हैं। वो कुछ ना कुछ दोष देते रहते हैं उनको कि ये अच्छे से काम नहीं करते हैं, ये अपने प्रॉमिसेस को फुलफ़िल नहीं करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। इस तरह की चीज़ों को लेकर लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आज हमारा डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है और हमारी पॉलिटिकल लाइफ अच्छी नहीं है, इसकी वजह क्या है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे नहीं हैं। पार्टीज हैव बीन आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, और लोगों का ये भी मानना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये समाज में डिवीजन क्रिएट करती है। एक समाज में हो सकता है कि कुछ लोग हों जो किसी एक पार्टी को मानने वाले हैं और दूसरा एक ग्रुप है वो दूसरी पार्टी को मानने वाले हों, और इनके बीच में अक्सर हमें तनाव देखने के लिए मिलता है। इनके बीच में हमें झगड़े भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये लोगों को आपस में बांटते भी हैं। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? तो जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं, तो क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. अगर हम आज से 100 साल पहले चले जाएं, तो हमें कुछ कंट्रीज ही दिखाई पड़ेंगे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज थी। Now there are few that don't have parties. और आज के डेट में हालात ये हैं कि सिर्फ कुछ ही एक ऐसे कंट्री होंगे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज कुछ गिने चुने कंट्रीज में देखने के लिए मिलते थे, अब सिर्फ कुछ गिने चुने कंट्रीज में ही पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। Why did political parties become so omnipresent in the democracies all over the world? तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है कि जो हर जगह पे प्रेजेंट हो। जैसे हम कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह पे मौजूद है। तो इसी तरह यहाँ पर यह सवाल है कि व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट, कि वो हर जगह पे दिखाई पड़ते हैं, हर एक डेमोक्रेसीज में दिखाई पड़ते हैं। लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर। तो पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होते क्या हैं, व्हाट दे डू, दूसरा कि वो करते क्या हैं, बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है हमें, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं और वो करते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government. तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक ग्रुप है। हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं। किस लिए आते हैं वो एक साथ? ताकि वो चुनाव एक साथ मिलकर लड़ सकें। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, यानी कि वो सरकार बनाए और सरकार के पावर का इस्तेमाल कर सके। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. तो ये क्या करते हैं कि ये किसी भी समाज के लिए कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोगों का लाइफ जो है वो बेटर हो सके। Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than others. अब अच्छा क्या है ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए जो कुछ अच्छा हो वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं हो, हम दोनों के लिए जो अच्छा हो शायद वो किसी तीसरे के लिए अच्छा नहीं हो। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, लोगों को परसुएड करती है, यानी कि लोगों को समझाती हैं कि उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो दूसरों से बेहतर है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए एंड पॉलिटिकल पार्टी बी।
तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ए ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारे जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं वो पार्टी बी के पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम से बेहतर हैं, और उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी बी ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारी जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ए से बेहतर हैं। और ये किसको समझाने का प्रयास करती है? लोगों को। They seek to implement these policies by winning popular support through elections. और जब लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित हो जाते हैं और उस पार्टी को वोट करते हैं, और जब वो पार्टी जीत कर आ जाती है, तो वही पार्टी फिर क्या करती है? उनके जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है। Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये क्या कह रहा है कि हमारा जो समाज है, हमारे जो सोसाइटी है, ये ऑलरेडी डिवाइडेड है। हो सकता है कि ये रिच या पुअर के वजह से डिवाइडेड हो सकता है कि ये कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हो सकता है कि ये रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड हो। और क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये भी इसी समाज का ही एक हिस्सा हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इनका झुकाव किसी एक सोशल डिवीज़न की तरफ होता है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी हो जो किसी एक कास्ट को फेवर करता हो, उनके प्रति उनकी सहानुभूति हो, तो वो उनके लिए बेहतर काम करे। हो सकता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो कि क्या करे, जो रिच लोग हैं उनको फेवर करता हो, उनके लिए बेटर पॉलिसीज़ बनाए। पार्टीज़ आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस समाज का ही हिस्सा है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी को फेवर ज़रूर करते हैं। इससे पहले कि हम पार्टीजनशिप को समझें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि पार्टीजनशिप हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी नज़र आ सकता है और ये इंडिविजुअल्स में भी नज़र आ सकता है। और जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली फॉलोअर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। तो पार्टीजनशिप हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर भी दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है? पार्टीजन, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। तो कोई एक इंसान जो किसी पार्टी, किसी ग्रुप या किसी समूह के लिए कमिटेड हो, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टीजन, यानी कि उसका झुकाव या उसका कमिटमेंट किसी एक पार्टी की तरफ हो। पार्टीजनशिप इज मार्क्ड बाय ए टेंडेंसी टू टेक ए साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इश्यू। तो पार्टीजनशिप क्या कहता है कि ये एक टेंडेंसी है। कौन सी टेंडेंसी है? ये टेंडेंसी है कि ये किसी का साइड लेगा, और जब ये किसी का साइड लेगा तो वो ये भूल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी कास्ट का साइड लेते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि दूसरे पार्टी के साथ में वो अन्याय कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम इंडिविजुअल्स या फॉलोअर्स की बात करेंगे जिनके अंदर पार्टीजनशिप होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं या किसी लीडर को फेवर करते हैं, और वो इतने अंधे हो जाते हैं जब ये फेवर करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी में क्या गलत है और क्या सही है, इस लीडर के अंदर क्या सही है और क्या गलत है, ये भूल जाते हैं। उनके लिए ये लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ही सबसे अच्छी है, चाहे उनके अंदर कितनी ही बुराई क्यों ना हो। उनको लगता है कि जो लीडर्स हैं वो सबसे अच्छे हैं, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर उनका लीडर एक मर्डरर हो, एक करप्ट पॉलिटिशियन हो, फिर भी वो कहेंगे कि हमारा जो लीडर है वो सबसे अच्छा है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, उनके पास एक बैलेंस्ड व्यू नहीं होता है किसी इश्यूज़ पर, वो आंख बंद करके किसी का सपोर्ट करते हैं। एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। Thus, a party is
known by which part it stands for, which policies it supports and whose interests it upholds. तो जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पार्टीशनशिप आती है तो वो किसी एक कास्ट को फेवर करेगी, एक रिलीजन को फेवर करेगी, या हो सकता है कि वो रिच को फेवर करे, लेकिन वो एक बैलेंस्ड वे में फेवर नहीं करेगी. उनका फेवर हमेशा इम्बैलेंस्ड होगा. वो एक को ज़्यादा फेवर करेगी और दूसरों को कम फेवर करेगी. और जब वो किसी एक को फेवर करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो बेहतर काम करेगी. ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स. एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इनके पास कुछ लीडर्स होते हैं, इनके पास कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं और इनके फॉलोअर्स होते हैं. तो लीडर्स कौन होते हैं यहाँ पर? लीडर्स वो होते हैं जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. वो प्लान करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से चले, किस तरह से बड़ा हो, किस किस तरह के लोग ज्वाइन करें हमें. एक्टिव मेंबर्स को हम लोग कहते हैं कार्यकर्ता, और ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत सारे काम करते हैं. ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं कि हमारे मेंबर्स कौन कौन से हैं, हमारे ऑफिसेस की जब मीटिंग होगी तो किस तरह से होगी, हमारे बैनर्स कहाँ से छप कर आएंगे, हमारी जब कैंपेनिंग होगी तो किस जगह पे होगी, वहाँ पर कुर्सियाँ, वहाँ पर चेयर, वहाँ पर माइक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ से पूरी की जाएगी. तो एक्टिव मेंबर्स बहुत सारे काम करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में. और वहाँ पर फॉलोअर्स वो होते हैं जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं और ये अक्सर उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी करते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू? तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करती है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर. तो पहला काम क्या है इनका यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेस होते हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसको फिल करती है, यानी कि जीतने के बाद उन मिनिस्ट्रीज में जाती हैं और पोजीशंस को होल्ड करती हैं, और उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर है उसको एक्सरसाइज करती है. तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज की, कि कौन कौन से मिनिस्ट्रीज में ये आते हैं. और यहाँ पर जब हम एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं इनके 2 फंक्शंस की. पहला जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शंस. तो इसके बहुत अलग अलग काम हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है. तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसे पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती है. फंक्शन नंबर 1, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है? वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन को, यानी कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज. तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जो डेमोक्रेसीज होते हैं वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं इलेक्शंस के लिए. याद रखिए कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं. पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज. कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा इसके अलग अलग तरीके होते हैं. इन सम कंट्रीज सच एज USA, members and supporters of a party choose its candidates. Now more and more countries are following this method. अगर हम USA जैसे कंट्रीज की बात करें तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं और जो सपोर्टर्स होते हैं वो ये चूज करते हैं कि उनका कैंडिडेट कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा. और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इसी मेथड को फॉलो करते हैं कि वहाँ पर मेंबर्स एंड सपोर्टर्स मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि उनका नेता कौन बनेगा. इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस. इंडिया का केस जरा सा अलग है.
यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले चुनाव में किसको टिकट दिया जाएगा और कौन चुनाव लड़ेगा। तो यहाँ इंडिया में टिकट किसे मिलेगा, इसका सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर होता है, ये होता है टॉप लीडर्स के पास में, ना कि मेंबर्स और सपोर्टर्स के पास। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। फंक्शन नंबर 2, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which the policies can be formulated by the government. तो पॉलिटिकल पार्टीज का और एक काम क्या होता है कि ये डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को क्या करती है, लोगों के सामने पेश करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, यहाँ पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, और इन मैनिफेस्टोज में ये लिखा जाता है कि अगर ये पार्टी जीत कर आती है तो वो किस किस तरह के पॉलिसीज और किस किस तरह के प्रोग्राम्स को इम्पोर्टेंस देगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी देश में। अब होता यह है कि अगर हम सभी से ओपिनियंस मांगने लगें समाज में सारे लोगों से, तो हमें अलग अलग तरीके के ओपिनियंस मिलेंगे, अलग अलग डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे, और इतने सारे डिमांड्स और इतने सारे जो रिक्वायरमेंट्स है लोगों को, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इन सारे डिमांड्स, इन सारे रिक्वायरमेंट्स को ग्रुप टुगेदर करती हैं, एक साथ लेकर आती हैं और एक पॉलिसी बनाती है उसके ऊपर में, और फिर उस पॉलिसी को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। दिस इज व्हाट द पार्टीज डू। A party reduces a vast multitude of opinions into some few basic positions which it supports. इसका मतलब क्या है कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग अपने मुद्दे लेकर आते हैं, और ये मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्या करती है सरकार, उन बहुत सारे मुद्दों को लेकर उसमें से एक मुद्दा बनाती है और उस मुद्दे को क्या करती है, सपोर्ट करती है, और लोगों से उस बेसिस पे वोट मांगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के ही बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। अगर हम किसानों के पास जाएंगे तो वो 10 तरह के मुद्दे लेकर आ सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास प्राइस का मुद्दा हो, उनके पास सब्सिडी का मुद्दा हो, उनके पास इरिगेशन का मुद्दा हो, उनके पास वेयरहाउसिंग का मुद्दा हो। तो अब इन सब मुद्दों को क्या किया जाएगा, इन सब मुद्दों को क्लब किया जाएगा, इसका एक मुद्दा बनाया जाएगा, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज उन किसानों के पास जाएगी और बोलेगी कि देखो हम ये कुछ करना चाहते हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हें इसलिए हमें वोट करना चाहिए। ए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। तो जो भी सरकार बनती है उसके पॉलिसीज को कौन डिसाइड करता है, जो रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी कौन होती है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट। तो रूलिंग पार्टी क्या होती है, चलिए उसे समझते हैं थोड़ा सा। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो विनर हो जाते हैं, दे विन, एंड सम लूज। तो जो विनिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, गवर्नमेंट बनाती है, और इसी को ही हम लोग रूलिंग पार्टी कहते हैं। जो लूजर्स होते हैं वो गवर्नमेंट का एक पार्ट होती है, उसे ही हम लोग अपोजिशन पार्टी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। फंक्शन नंबर 3, पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। तो पार्टीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री। तो ये देश में कानून बनाने का काम करती है। फॉर्मली laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the directions of the party leadership irrespective of their personal opinions. तो लॉ कहाँ पर बनते हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में,
ये बनते हैं लेजिस्लेचर में। इंडिया की लेजिस्लेचर की बात हम लोग करें तो हमारे पास दो तरह के लेजिस्लेचर्स हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, और ये हमें कंट्री के बेसिस पे दिखाई पड़ती है, और दूसरा हमारे पास होता है विधानसभा, जो हमें स्टेट्स में दिखाई पड़ता है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना, ठीक है। और हम जो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जैसे हमारे पास एमपीज हो गए और एमएलएज हो गए, ये क्या करते हैं? ये लेजिस्लेचर में जाते हैं और वहाँ पर कानून बनाते हैं। और कानून बनाते समय क्या करते हैं? ये एमपीज और एमएलएज उसमें डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ये लॉ जो बन रहा है ये अच्छा है या बुरा। और इस समय क्या होता है कि लॉ बनते समय वहाँ पर वोटिंग भी होती है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है वोटिंग के समय कि कुछ एमपीज, मान लीजिए कि यहाँ पर आ, किसी भी पार्टी में 300 एमपीज हैं, उसमें से 10 या 15 एमपीज मान लीजिए कि उस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, उस पॉलिसी को वोट नहीं करना चाहते क्योंकि उनके हिसाब से ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, फिर भी वो यस में ही वोट करते। क्यों? क्योंकि ये पार्टी के लीडरशिप के हिसाब से वोटिंग करती है, ना कि अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। तो ये जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, इसी को हम लोग लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। और जब हम पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम इसी को ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं। As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executives that come from political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. तो लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था? हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था कि हमारे पास में दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एक जिन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, दूसरा जिन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं, इनकी टेन्योर 5 इयर्स की होती है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ये बेसिकली यूपीएससी जो एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से निकल कर आते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। और इनका जो टर्म है ये लॉन्ग टर्म होता है, ये लंबे समय तक के लिए काम करते हैं, इसीलिए इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा है पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि अपने यहाँ पर लीडर्स को क्या करती है? ट्रेन करती है, ट्रेनिंग देती है उनको, उनकी ग्रूमिंग करती है, ताकि ये जो लीडर्स हैं ये अच्छे मिनिस्टर बन सके और ये गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से रन कर सके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन नंबर 5, दोज पार्टी दैट लूज द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो विनर्स हो जाती है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो लूजर्स हो जाती हैं। जो विनर्स होती हैं दे फॉर्म द गवर्नमेंट, ये सरकार बनाती है, और जो लूजर्स होती हैं दे बिकम द ऑपोजिशन। तो क्या लिखा है? प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies। ये जो अपोजिशन पार्टीज होती है ये सरकार के काम को क्रिटिसाइज करती हैं, कहती हैं कि आपके कौन से पॉलिसीज फेलियर हैं, कौन से रॉन्ग पॉलिसीज हैं, उन पे सरकार का ध्यान लेकर जाती है ताकि सरकार अच्छे पॉलिसीज बनाए, देश के हित में पॉलिसीज बनाए, जनता के हित में पॉलिसीज बनाए। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। तो अपोजिशन पार्टीज का और एक काम ये होता है
कि वो छोटे छोटे पार्टीज को मोबिलाइज करती हैं, जनता को मोबिलाइज करती हैं, मीडिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और एक माहौल बनाती है सरकार के अगेंस्ट में कि सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत हैं और उनको इन पॉलिसीज़ में सुधार करना चाहिए। फंक्शन नंबर 6, parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by people. Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टू शेप पब्लिक ओपिनियन, एक जनमत बनाना कि जनता का मत क्या है। और वो कैसे करती है ये काम? वो क्या करती हैं, जो मुद्दे होते हैं उनको हाईलाइट करती है, बोलती है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ये देश के लोगों का मुद्दा है और इस पे सरकार को कदम उठाने चाहिए। और वो किस तरह से बहुत सारे लोगों को इसके साथ जोड़ती है, क्योंकि इनके पास आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, इनके पास बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, इनके पास लैक्स लाखों की तादाद में इनके पास मेंबर्स होते हैं पूरे कंट्री में। तो ये क्या करते हैं कि अपने लाखों एक्टिव मेंबर्स के द्वारा ये लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमें किस मुद्दे को हाईलाइट करना है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पे दबाव बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेड यूनियंस होते हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट के भी यूनियन होते हैं, हमारे पास फार्मर्स के यूनियंस होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज इन सारे यूनियन के साथ बात करती है और सरकार पे दबाव बनाती है कि सरकार को कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो पार्टीज क्या करती हैं कि ये आंदोलन शुरू करती है। किस लिए मूवमेंट स्टार्ट करती है, आंदोलन स्टार्ट करती है? ताकि जो लोगों के मुद्दे हैं उनको सुलझाया जा सके, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। तो समाज का जो भी ओपिनियन है वो पार्टी के ओपिनियन के साथ मिलाकर पार्टी के ओपिनियन जैसा ही उसको बनाया जाता है और फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। फंक्शन नंबर 7, parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक आम आदमी और एक सरकारी ऑफिस के बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एक मीडिएटर की तरह काम करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। तो मान लीजिए कि हमारे इस तरफ में है पीपल, जिसे हम कॉमन पीपल कहते हैं, और मान लीजिए कि इसे हम एक चेहरा दे देते हैं और इसका एक नाम भी दे देते हैं। मान लीजिए कि यह है टिंकू। और दूसरी तरफ हमारे पास में है गवर्नमेंट, सरकार, और सरकार को भी हम एक ऑफिस दे देते हैं। तो ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफिस। अब हमारी जो सरकारें होती हैं बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती हैं, और उसमें से मान लीजिए कि एक वेलफेयर स्कीम है जिसका नाम था उज्ज्वला स्कीम। इस उज्ज्वला स्कीम के द्वारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको एलपीजी गैस जो होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर, वो फ्री में दिया जाता था। अब टिंकू बीपीएल के अंडर था, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर था। ये चाहता था कि इसे भी ये एलपीजी का सिलेंडर मिले। क्यों? क्योंकि इसकी बीवी हमेशा परेशान किया करती थी कि सिलेंडर लेकर आओ, सिलेंडर लेकर आओ। तो टिंकू चले गया कहाँ पर? गवर्नमेंट ऑफिस में, ताकि इसे यहाँ पर फ्री एलपीजी का सिलेंडर मिल सके। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत ही सुस्त होते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते, अपने मन मुताबिक काम करते हैं। तो टिंकू को गैस का सिलेंडर नहीं मिला। वो अक्सर जाता रहा, लेकिन गवर्नमेंट का ऑफिसर्स ने उन्हें कभी गैस का सिलेंडर नहीं दिया।
कभी कुछ कहकर टाल दिया और कभी कुछ और कहकर टाल दिया इसे। तो टिंकू बेचारा परेशान था। एक तरफ तो उसकी बीवी कह रही थी कि एलपीजी का सिलेंडर लेकर आओ, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसे ये सिलेंडर्स नहीं दे रहे थे। थक हार कर क्या करता है कि टिंकू जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास में और वहां पर से एक लीडर को पकड़ता है। तो ये हमारे पास में एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। अब टिंकू पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास जाता है और अब ये दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है तो इसका इम्पोर्टेंस कॉमन मैन से ज़्यादा है, और सरकारी बाबू जो होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, ये इस पॉलिटिशियन की बात तो ज़रूर सुनेंगे। तो जब टिंकू इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ में इस गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है तो इसका काम यहाँ पर हो जाता है और इसको फाइनली एलपीजी गैस का सिलेंडर मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो लीडर है, इट इज़ फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ कॉमन मैन and the government officer. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते लोग, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि ये जो लीडर्स हैं ये इनके काम आ सकते हैं, और अगर ये काम नहीं आएंगे तो इन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। Parties have to be responsive to people's need and demands. Otherwise, people can reject those parties in the next elections. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको पीपल्स के नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शंस में इन्हें वोट नहीं मिलेगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ 7 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फुलफ़िल करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है हमारे डेमोक्रेसीज़ में। लेकिन फिर भी हमें एक सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अ डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कुछ तो खासियत होगी या कुछ स्पेशलिटी होगी जिसकी वजह से इनकी ज़रूरत है एक डेमोक्रेसी में। तो वो क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे और समझेंगे। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। यानी कि उन्होंने 7 फंक्शंस किया, यानी कि ये जो 7 फंक्शंस ये कर रहे हैं यही बताती है कि इनकी नेसेसिटी क्या है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये इन 7 फंक्शंस को पूरा करते हैं। बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर भी हम ये सवाल करेंगे कि ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के विदाउट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. इसका मतलब यह है कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ये 7 फंक्शंस पूरे करते हैं। तो क्या विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ हम ये 7 फंक्शंस किसी और से करवा सकते हैं? तो वो अदर्स कौन है हमारे पास में जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये फंक्शंस कर सकते हैं? पहले इस सवाल को देखेंगे। तो कौन कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, हम डिपेंड करेंगे इंडिविजुअल्स पे कि वो इन फंक्शंस को करें। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये इंडिविजुअल्स ये 7 फंक्शंस को पूरा कर सकते हैं? चलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को देखते हैं, फिर हम आएंगे ये वाले पॉइंट पे। तो थोड़ी देर पहले हमने देखे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये 7 फंक्शंस करते हैं और ये फंक्शंस ये अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो क्या इंडिविजुअल्स ये 7 फंक्शंस कर पाएंगे और वो भी अच्छे तरीके से? तो चलिए 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या इंडिविजुअल इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं? यस, ये अच्छी तरीके से ये इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो पार्टीज जिस तरह से
डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लोगों के सामने पेश करती है, जो मैनिफेस्टो बनाती है, तो क्या इंडिविजुअल उसी तरीके से कर सकती है? कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस पुअर होगा। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। तो क्या इंडिविजुअल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्या मेकिंग ऑफ लॉज फॉर ए कंट्री? कर सकते हैं, बट दिस विल बी नॉट एफिशिएंट। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहेंगे, इंडिविजुअल्स रहेंगे, जिनका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि लॉज बनाते समय एफिशिएंसी नहीं रहेगी, डिले होंगे, बहुत ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो लॉज बनाना इतना आसान नहीं होगा, इट विल नॉट बी एफिशिएंट। पॉइंट नंबर 4, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। सो कैन इंडिविजुअल ऑल्सो फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट? यस, ये पॉसिबल है कि वो लोग सरकार बना ले, बट यहाँ पर इस तरह के सरकार में इंस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा, और जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनता है तो सरकार जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे जहाँ पर एक कोलिशन गवर्नमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 5। दोज पार्टी दैट लूज इन इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पर तो कोई अपोजिशन होगा ही नहीं, यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं होगा अगर सिर्फ इंडिविजुअल ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और अगर कोई अपोजिशन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि विदाउट अपोजिशन देयर इज़ नो वन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 6, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। और ये जो केस है, क्या इंडिविजुअल्स कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। पार्टीज पब्लिक ओपिनियन इसलिए शेप कर पाते हैं क्योंकि उनके पास टॉप लीडर्स होते हैं, उनके पास एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और उनका जो रीच है, उनका जो जोग्राफिकल रीच है वो बहुत सारे इलाकों में होता है, जबकि इंडिविजुअल्स का जो रीच है वो सीमित होता है, इट इज़ लिमिटेड। तो पब्लिक ओपिनियन को शेप करना इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 7। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो क्या इंडिविजुअल्स ये कर सकती है? यस, और यहाँ पर ये अच्छा काम कर सकती है। तो हमने देखा है कि जब ये 7 फंक्शंस की बात करेंगे तो इंडिविजुअल्स इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली अगर इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम जो हमें देखने के लिए मिल सकता है और जो बुक में नहीं लिखा है वो ये कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास वर्कर्स हैं और हमारे पास मान लीजिए फार्मर्स हैं, तो इन सारे वर्कर्स, इन सारे फार्मर्स के जो इंटरेस्ट है इसको एक इंडिविजुअल सही तरीके से नहीं समझ सकता है। मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जो तमिलनाडु में रहता है, तो क्या वो जो फार्मर्स हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, उनके प्रॉब्लम्स को क्या वो सही तरीके से समझ पाएगा? चांसेस है कि वो नहीं समझ पाएगा। तो एक प्रॉब्लम क्या होगी कि इंडिविजुअल्स अगर बनाते हैं सरकार तो ये एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी कि जो वर्कर्स, जो फार्मर्स, जो बिजनेसमैन हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा अगर ये लोग सरकार बनाएंगे, तो ये होगा कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल बी लेस। सरकार एक बनेगी लेकिन ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि यहाँ पर नो अपोजिशन है, अपोजिशन है ही नहीं यहाँ पर, तो एक प्रॉब्लम आएगा। फोर्थ, अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। अभी अगर देश में कोई कानून बनता है, कोई पॉलिसी बनती है और वो अच्छे से नहीं बनाया जाता है, तो हम किसी एक पार्टी को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई आपके द्वारा बनाया गया ये प्रोग्राम है, ये पॉलिसीज़ है और ये गलत है, इट इज़ नॉट गुड। लेकिन जब इंडिविजुअल्स आएंगे तो यहाँ पर हम किस किस को ब्लेम करेंगे, किन किन इंडिविजुअल्स को हम ब्लेम करेंगे कि ये आपके द्वारा बनाया गया पॉलिसी या प्रोग्राम है। तो यहाँ पर अगर इंडिविजुअल्स आके सरकार बनाते हैं
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। अब चलिए देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। तो चलिए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा इंडिया है। मान के चलिए ये इंडिया नहीं है, इंडिया का मैप ऐसा नहीं दिखता है, मैं जानता हूँ। मान के चलिए कि ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप में अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज बना देते हैं। तो अगर हम लोग जनरल इलेक्शंस की बात करें तो हमारे पास कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे? 543। तो 1 2 3 4 करते करते हम आ जाएंगे और 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज बना देंगे यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी, यहाँ पर इंडिविजुअल्स या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या करेंगे, ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। यानी कि अब 543 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ये हम देखेंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी डिसीजंस। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो ये अपने अपने इलाकों में तो बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने इलाके को बेहतर जानते हैं और किसी दूसरे इलाके के बारे में इनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को होती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में लीडर्स होते हैं, उनके पास एक्टिव मेंबर्स होते हैं, तो उनको देश के एक बहुत बड़े हिस्से के बारे में अच्छी खासी जानकारी होती है। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं तो उनकी जो जानकारी है वो सीमित होगी, इसलिए वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस पे कोई बड़ा वादा नहीं कर सकती है लोगों को कि हाँ हम इस तरह के बड़े काम करेंगे अपने देश के लिए। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। अगर ये 543 एमपीज़ ने गवर्नमेंट बना भी लिया तो ये अनसर्टेन रहेगी, इसकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी यानी कि यूज़फुलनेस जो है वो अनसर्टेन रहेगी। ऐसा क्यों? इसका वजह यह है कि जब इतने सारे एमपीज़, अलग अलग एमपीज़ मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएगी तो वो बनेगा कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर सारे अलग अलग लोग हैं, एक पार्टी के लोग नहीं हैं। और जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो इनकी जो यूटिलिटी रहती है वो अनसर्टेन रहती है कि ये कितने अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में बहुत मतभेद होते हैं, इसलिए अच्छे से काम नहीं होता। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए 4 या 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके कोलिशन बनाते हैं, तब भी देश को चलाने में भारी प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर जो कोलिशन बनेगी वो 543 टाइप्स ऑफ पीपल की बनेगी। जब 4-5 विचारों के पार्टीज़ एक साथ मिलकर सही से काम नहीं कर सकते हैं तो 543 टाइप्स ऑफ लोग एक साथ सरकार बनाकर उसको किस तरह से चला पाएंगे? ये इम्पॉसिबल ही है। इसीलिए इनकी जो यूटिलिटी रहेगी, इनकी जो यूज़फुलनेस रहेगी वो अनसर्टेन रहेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स will be accountable to their constituency for what they do in the locality। तो जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे वो अपनी अपनी लोकेलिटी के लिए तो अच्छा काम कर सकते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपनी लोकेलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरे लोकेलिटी के बारे में दूसरा कैंडिडेट वहाँ पर उनके बारे में सोचेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी ये सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी अपनी लोकेलिटी तक ही। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। ये अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए जिम्मेदारी लेकर कौन देश को चलाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज आर ए नेसेसिटी इन डेमोक्रेसीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट
the non-party based election to panchayats in many states. तो जब हम पंचायत इलेक्शंस को देखते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पार्टी बेस्ड इलेक्शंस नहीं होते वहाँ पर. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the villages get split into more than one faction, each of which put up a panel of its candidate. तो जनरली हम देखते हैं कि पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पंचायत के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती है. तो आप देखोगे कि ना ही बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के ना ही छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बैनर के अंदर में ये पंचायत के इलेक्शन लड़े जाते हैं. फिर भी हम ये देखते हैं कि गांव जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाता है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं, 2 या 3 ग्रुप्स जो भी बनते हैं उस गांव में, वो अपने पैनल ऑफ कैंडिडेट्स लेकर आते हैं. उनके 5 या 10 कैंडिडेट होंगे जो सरपंच के पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे होंगे. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट पार्टी डज. तो जिस तरह पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है, उसी तरह गांव में भी 2 या 3 ग्रुप बन जाते हैं और वो अपने पैनल, अपना कैंडिडेट्स मैदान में उतारती है. तो हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ डायरेक्टली गांव में जाके पंचायत के इलेक्शन तो नहीं लड़ती, लेकिन उसी तरह का माहौल देखने के लिए हमें मिलता है गांव में. दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. कि जहाँ जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती है, जैसे कि हमने ग्राम पंचायत का भी हमने एग्जाम्पल देखा, फिर भी क्या होता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसा माहौल बना रहता है. इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज़ हमें देखने के लिए मिलेंगे, छोटे हों या बड़े, नए हो या पुराने, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट ना भी करें तो उसी तरह का माहौल हमें देखने के लिए मिलता है. तो इसमें हर्जी क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही इलेक्शन कंटेस्ट करें. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है इसको हमने देखा था, और इनका लिंक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ क्या है ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. एज वी हैव सीन, लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. और हमने ये भी देखा था कि जो बड़े बड़े सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती है. As societies become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. तो जब समाज बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स होने लगता है तो हमें कुछ एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो समाज में है उसको गैदर करे, उसको समझे और उसे गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करें कि हमारे लोगों के नीड्स क्या हैं, हमारे लोगों के डिमांड्स क्या हैं और उसको किस तरह से फुलफ़िल करना है. और ये जो एजेंसी है इसी को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. दे नीडेड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड. तो डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी हो गया था कि हम ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोगों के मुद्दे को समझते हैं, जो लोगों के नीड्स को समझते हैं, उनको एक साथ लाया जाए और उनसे कहा जाए कि आप एक सरकार बनाओ, क्योंकि तभी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सकती है. दे नीडेड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम. तो हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत थी कि जहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ रहेंगे जो अपोज करेंगी. तो हमने देखा था कि ये जो होते हैं ये बेसिकली रूलिंग पार्टी होती है, इसे ही हम लोग अपोजिशन पार्टी कहते हैं. और इनका काम क्या है कि ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, जस्टिफाई करेंगे. ये जैसे कि ये लोग पॉलिसी को बनाएंगे, जस्टिफाई करेंगे, ये अपोज करेंगे.
ताकि एक बेटर पॉलिसी बनकर सामने आ सके। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी होगी और अपोजिशन पार्टी नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी किसी भी तरह के पॉलिसी को बना देगी, लेकिन अगर वहीं पर अपोजिशन पार्टी भी होगी तो वहाँ पर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करेगी वहाँ पर, और चाहेंगी कि पॉलिसीज़ ऐसे बने जो लोगों के हक में हो। Political parties fulfill these needs that every representative government has. तो इन सारे डिमांड्स, इन सारे नीड्स, इन सारे एस्पेक्ट्स को कौन फुलफिल करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन सारी चीज़ों को करती है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है हर एक डेमोक्रेसी में। We can say that parties are a necessary condition for a democracy. तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगे तो एक डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर हमने देखा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन से फंक्शंस करती है, और साथ ही हमने देखा नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। एक कंट्री में कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। Bye bye.